नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट के जेट की वीडियो में अपन ने पढ़ा था सारी मर्दा क्या होती है, कौन कौन से उनके प्रकार होते हैं। आज का वीडियो अपना रहने वाला है कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे सारी मर्दाओं का निर्माण होता है और उनका क्या उपचार है, क्या उपाय है, कैसे उनका निवारण किया जा सकता है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, शारी मर्दाओं का ही रहेगा। शारी मर्दाओं का भाग 2 है। तो अपन बात करते हैं शारी मर्दा भाग 2। पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शारी मर्दाओं का निर्माण होता है। तो निर्माण करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। सबसे पहले कारक की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहला कारक होता है पैतृक पदार्थ। क्या क्षारीय मृदा होती है इसके बारे में भी अपन बात नहीं करेंगे। पहले से पढ़ लिया कि क्षारीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो या जिसमें OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की प्रधानता हो, क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्षारीय मृदाओं के भाग फर्स्ट को देख सकते हो। सबसे पहला आपका है पैतृक पदार्थ। देखो, जिस प्रकार अपन ने अम्लीय मृदाओं में पढ़ा था कि जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार का मृदा का निर्माण होगा। तो जिस प्रकार से क्षारीय मृदाओं में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की क्षारीय मृदाओं का निर्माण होगा। जैसे अगर पैतृक पदार्थ क्षारीय है तो मृदा का निर्माण भी क्षारीय होगा। तो अपन बात करें कि अगर बेसाल्ट से कोई मृदा बनती है तो बेसाल्ट कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और बेसाल्ट से बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो अपन यहाँ पे एक चीज समझ गए कि पैतृक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, मृदा के निर्माण को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके पास में जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। जैसे अपन ने वहां पे अम्लीय मृदाओं में पढ़ा था कि अधिक वर्षा के कारण जो क्षारीय कारक होते हैं या फिर अपन बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम होते हैं, इनका निक्षालन हो जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम ऊपर के संस्तरों में जमा हो जाते हैं जिससे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। तो क्षारीय मृदाओं में जो काम आने वाला है उसका जस्ट उल्टा होगा। वहां अधिक बारिश हो रही थी तो यहाँ पे कम बारिश होगी। तो अपन बोल सकते हैं कि शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी सूखा पड़ेगा, शुष्क क्षेत्र होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो अपन बात कर रहे थे लास्ट के वीडियो में जो क्षारीय मृदा स्टार्ट की थी उससे पहले अपन ने पढ़ा था कि अधिक वर्षा होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का निक्षालन हो जाएगा। वहीं पे आयरन, एल्यूमिनियम की क्या होगी, प्रधानता हो जाएगी। अब अगर इनका निक्षालन नहीं करेंगे तो मृदा का निर्माण कैसा हो जाएगा, क्षारीय, मतलब कम वर्षा में कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है, क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जल पर्याप्त मात्रा में इन क्षारीय कारकों का निक्षालन नहीं कर पाता है और ये क्षारीय कारक क्या होते हैं, अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं जो अम्लीय कारकों के प्रभाव को दबा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, क्षारीय उर्वरक। देखो, अपन ने पढ़ा था कि अमोनिकल उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं वो सारे किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो लगातार अगर नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे कौन सी प्रकार की मृदाओं का निर्माण होगा, क्षारीय प्रकार की मृदाओं का निर्माण होगा। तो लगातार नाइट्रेट युक्त उर्वरकों के प्रयोग से क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट जो कारक है आपका वो ये कारक है कि आपके पास में जिस प्रकार का जल होगा वही क्या करेगा, आपकी मृदाओं के निर्माण में सहायक होगा। जैसे समुद्री जल या फिर अपन बात करते हैं क्षारीय जल, जो चाहे आपका भूमिगत जल हो सकता है या फिर समुद्री जल हो सकता है। समुद्री जल की जो अपन बात करते हैं ईसी होती है या विद्युत चालकता होती है लगभग 60 डेसी साइमेंस पर मीटर होती है। और अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर 4 डेसी साइमेंस पर मीटर से अधिक अगर विद्युत चालकता है तो इससे कौन सी मृदाओं का निर्माण हो जाता है, लवणीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है।
तो अपन बात करें लवणीय और क्षारीय मृदाओं का निर्माण समुद्री जल से भी हो सकता है, क्योंकि समुद्री जल की ईसी 60 डेसीसाइमेंस पर मीटर से अधिक होगी। तो अगर समुद्री जल की ईसी जितनी ज्यादा होगी, मृदा भी क्षारीय उतनी या लवणीय उतनी ही ज्यादा बनती चली जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि समुद्री जल से सिंचाई करेंगे तो उसमें जो उपस्थित लवण है वो मृदा में आ जाएंगे और मृदा को कैसे बना देंगे, लवणीय बना देंगे। यहाँ पे अपन अकेली क्षारीय नहीं पढ़ रहे हैं, क्षारीय लवणीय सभी को अपन एक साथ ही ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं पांचवा कारक, तो पांचवा कारक क्या होता है, जल सतह का या जल स्तर का ऊपर होना। जल स्तर का ऊपर होना। देखो अगर यहाँ पे आपका पास में जल स्तर ऊपर होता तो अगर अधिक वर्षा भी होगी तो क्या होगा, जल नीचे नहीं जा पाएगा, और जल नीचे नहीं जाएगा तो सारे कारक नीचे नहीं जाएंगे, और सारे कारक नीचे नहीं जाएंगे तो किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण हो जाएगा, क्षारीय मृदाओं का निर्माण हो जाएगा। तो जल स्तर के ऊपर होने से भी क्षारीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या नहीं हो पाता है, निक्षालन नहीं हो पाता है, तो वो तो एक तरीके से शुष्क और शुष्क क्षेत्र की तरह ही हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं छठवें कारक की, तो यहाँ पे छठवें कारक आपके पास में सारे उर्वरक अपन ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है। तो आपके पास में जो नेक्स्ट कारक आ गया है जिसको अपन छठवां कारक बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो आपने पढ़ लिया पैतृक पदार्थ पढ़ लिया, शुष्क और अशुष्क आपने वातावरण पढ़ लिया, तो वातावरण की सारी क्रियाएं पढ़ ली। यहाँ पे क्षारीय उर्वरक पढ़ लिए, जो भी उर्वरक होते हैं, क्षारीय जल या फिर समुद्री जल पढ़ लिया। इसके अलावा आपके पास में अगर जल स्तर ऊपर हो गया तो वो एक कारक हो गया। इसके अलावा जो भी कारक हैं आपके वो इनसे मिलते जुलते होंगे। ध्यान लगाओ कौन सा कारक हो सकता है, देखो इनको सबको ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि इनसे संबंधित एक और कारक छूट गया, अच्छा जल निकास नहीं होना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, अच्छा जल निकास नहीं होना। अगर जल निकास नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जल सतह पर इकट्ठा हो जाएगा और जल में जो लवण होंगे वो क्या होंगे, भूमि की सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये सभी कारक हैं क्षारीय मृदाओं के निर्माण का मुख्य कारण। अब देखो इनमें अपन पढ़ेंगे, अम्लीय मृदाओं में अपन ने पढ़ा था कि अधिक वर्षा मुख्य कारक होता है, ऐसे क्षारीय मृदाओं के निर्माण का मुख्य कारक पैतृक पदार्थ होता है। शुष्क और अशुष्क नहीं करना है। अम्लीय मृदाओं का मुख्य कारण क्या होता है, अधिक वर्षा होना, और क्षारीय का मुख्य कारण क्या होता है, पैतृक पदार्थ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इन मृदाओं का उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो सुधारने में जो सबसे मुख्य चीज है वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या करना है, लवणीय मृदाओं के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि लवणीय मृदाओं में कभी भी क्या प्रयोग में नहीं लाते हैं, नोट कर लो इसको नवल, कि लवणीय मृदा में कभी भी किसका प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी इनमें रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जिप्सम का प्रयोग कभी भी लवणीय मृदा में नहीं करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, जिप्सम का प्रयोग कभी भी लवणीय मृदा में प्रयोग नहीं किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। लवणीय मृदाओं में कभी भी जिप्सम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं क्यों नहीं किया जाता। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। 2H2O को भी रहने दो, आपके पास में क्या हो गया, CaSO4, जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट एक घुलनशील लवण होता है, और अपन ने पढ़ा था कोई भी ऐसा लवण जिसकी घोलकता जिप्सम से ज्यादा होती है, जिप्सम के बराबर होती है, वो घुलनशील लवण होता है। और घुलनशील लवण लवणीय मृदाओं का निर्माण करते हैं, तो ये तो मृदा की लवणीयता को और ज्यादा बढ़ा देगा। इस स्थिति में इसको लवणीय मृदा में कभी भी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जिप्सम का प्रयोग हमेशा क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। अब कुछ भौतिक कारक कौन कौन से हैं, या कुछ भौतिक सुधारक कौन कौन से हैं, भौतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है जिनके फलस्वरूप इनका मृदाओं का सुधार किया जाता है। तो सबसे पहला कारक है आपके यहाँ पे खुरचना। आप क्या कर दोगे, सतह के ऊपर लवण जमे हुए हैं तो आप क्या कर दोगे, लवणों को कढ़ाई लगाकर, जिसको अपन साधारण भाषा में सभी किसान परिवार से तो समझते हैं कि कढ़ाई लगाकर क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी की सुताई कर देते हैं, जिससे क्या होंगे, उसमें उपस्थित लवण भी क्या होंगे, उस मिट्टी के साथ
चले जाएंगे। लवण कहाँ पाए जाते हैं? भूमि की सतह पर। तो खुरचने से क्या होगा, लवण क्या होंगे, ऊपर की सतह से निकल जाएंगे और जो नीचे की मृदा होगी वो इतनी लवण ग्रसित मृदा नहीं होगी। दूसरी विधि आती है जल बहाकर। ये भी खुरचने जैसी है। इसमें क्या करते हैं अपन, यहां से क्या करते हैं, जल को बहाएंगे इस मृदा में। तो जल क्या होगा, इन जो लवण होंगे, जल में घुलनशील लवण है सारे, ये जल में घुल जाएंगे और जल में घुलकर क्या होंगे, इधर दूर की तरफ चले जाएंगे। तो ये खेत क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा और इसमें आप फिर से कृषि कार्य कर पाएंगे। तो जल का बहाकर या खुरचना एक जैसी विधियां हैं। यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी को खुरचा जाता है, यहाँ पे क्या होगा, उन लवणों की सतह से जल को बहाया जाता है जिससे लवण जल के में घुलकर कोने में चले जाए। इसके अलावा तीसरी विधि की अपन बात करते हैं तो तीसरी विधि होती है खाई बनाकर। यहाँ पे खाई बनाकर का मतलब क्या हुआ, खाई बना देंगे अपन यहाँ कोने में। इससे क्या होगा, ये भी एक तरीके से जल बहा करिए। यहाँ पे क्या होगा, जल के साथ क्या होगा, ये लवण इस खाई में आकर इकट्ठे हो जाएंगे। ये मुख्य रूप से भौतिक विधियां हैं। रासायनिक विधियों में क्या करते हैं अपन, जिप्सम का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। और जिप्सम के प्रयोग करने की विधि किसने दी थी, जिप्सम के प्रयोग करने की विधि दी थी सुनवर ने। चूने के प्रयोग की शूमेकर ने, जिप्सम के प्रयोग की विधि सुनवर ने दी थी। और सुनवर ने जिप्सम कारक कितना बताया था कि जिप्सम कारक कितना होता है 1.25। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 10 क्विंटल चूना का प्रयोग करना है तो खेत में पूर्ण रूप से क्षारीयता दूर नहीं होगी, क्योंकि चूने की शुद्धता 100% नहीं है। इसके लिए कुछ चूने की मात्रा अधिक ली जाती है। वो अधिक कितनी होती है, 1.25, यानी 10 गुणा 1.25 यानी 12.5 क्विंटल आपको चूने का प्रयोग करना होगा पूर्ण रूप से क्षारीय मृदाओं की सुधार के लिए। कारण क्या है, देखो अपन ने अम्लीय मृदाओं में पढ़ा था कि चूने की शुद्धता 100% नहीं होती, ऐसे जिप्सम की शुद्धता भी 100% नहीं होती। 100% जिप्सम की शुद्धता नहीं होती तो जिप्सम की कुछ मात्रा अधिक ली जाएगी। अब ये अधिक मात्रा कितनी ली जाएगी, अगर बहुत अधिक ले लेंगे तो कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है और ये कैल्शियम क्या करेगा, मृदाओं को फिर से हानिकारक बना देगा, या फिर कैल्शियम भी एक हानिकारक तत्व हो जाएगा। अधिक मात्रा में होने पर उसके विषैले प्रभाव दिखाई देने लग जाएंगे। तो कैल्शियम की मात्रा अधिक भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो क्षारीय मृदाओं का सुधार नहीं होगा, अधिक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हानिकारक प्रभाव डालने लग जाएंगे। तो इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं आप क्या करोगे, कुछ अधिक मात्रा प्रयोग में लाओगे। इस अधिक मात्रा को अपन जिप्सम कारक कहेंगे और जिप्सम कारक कितना होता है 1.25। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ आपकी जैविक विधियां। तो जैविक विधियों में आप कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कर सकते हो। कार्बनिक पदार्थ के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आप कुछ हरी खादों का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे ढेंचा हुआ, सनई हुई, इन हरी खादों के प्रयोग से भी इन क्षारीय मृदाओं का सुधार किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इससे आगे का टॉपिक लेंगे। तो आज की वीडियो में अपन बात करें, बेसिकली अपन ने बात की कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं जिनसे क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। तो मुख्य कारक हैं आपके पैतृक पदार्थ, क्षारीय उर्वरक, आपके सिंचाई जल, समुद्री जल, कम वर्षा या शुष्क और अशुष्क वातावरण, अच्छा जल निकास नहीं होना, ये मुख्य कारक थे जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक था पैतृक पदार्थ। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि इन सब सुधारक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लवणीय मृदाओं में किसी भी रासायनिक सुधारक का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जिप्सम का प्रयोग लवणीय मृदाओं में कभी भी नहीं किया जाता, क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। बाकी विधियां खुरचना, जल निकास, खाई बनाना, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग हो गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो आपके हरी खादों का प्रयोग हो गया। तो ये मुख्य रूप से इनकी सुधार की विधियां हैं। तो आज की वीडियो में यही तक रखते हैं, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।